अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफ़ियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल JJC बाई सर जव्वाद। मैं हूं जव्वाद अख्तर। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर मैथ्स के चैप्टर 4 न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले मैं आपको चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 के लेक्चर्स डिलीवर कर चुका हूँ, वो देखिएगा। नया चैप्टर है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, लेकिन मैं इसमें आपको एक तरीके से लेके चलूँगा ताकि आप भी ओवरबर्डन ना हो और आपकी तैयारी भी जो है सारे सब्जेक्ट की बैलेंस चले। सही, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 4 इसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज़। सीक्वेंस एक पहले थ्योरी कॉन्सेप्ट बना दूं, फिर क्वेश्चन पे जाएंगे। सीक्वेंस कहते हैं एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट को, तरतीब को, जो कि सर्टेन रूल्स या फार्मूलों के उसूल से बयान होते हैं या अरेंज होते हैं। जैसे पहली जो सीक्वेंस है हमारी वो है एरिथमेटिक। 4.2, 3, 4 तीन एक्सरसाइज इस पे चलेंगी। अच्छा, 4.1 MCQs है। मैं आपको बता चुका हूँ हर चैप्टर के साथ साथ कि MCQs के इंशाल्लाह जो है लेक्चर्स आने वाले हैं, तो वो मैं आपको अलग से बयान करूँगा। अब जैसे मैं सारी गाइड बुक बना दूँ, वो मुझे मज़ा नहीं आएगा कि गाइड बुक बन रही है 4.1 हो गई 2। मैं आपको बताता भी जाऊँ कि सेक्शन B में क्या है, सेक्शन C में क्या है। अब जैसे ये चैप्टर बेसिकली सेक्शन B के लिए है, सेक्शन B में इसके सवाल हैं, ठीक है। जो बड़े सवाल होंगे वो रेयर सेक्शन C में आ सकते हैं, मैं वो आपको बताऊंगा, लेकिन इस एक्सरसाइज में सारे छोटे सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर जो मैं कराऊंगा आपको 4.2 में। तो अब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है AP, P फॉर प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन ही को कहते हैं सीक्वेंस यानी तरतीब। अब आपके सामने एक तरतीब लिखी हुई है, अगर आपको नज़र आ रही हो, A, A + D, A + 2D एंड सो ऑन अप टू A + n-1 इंटू D। ये जो है ये प्रोग्रेशन है। ये जो लिखी हुई है पूरी तरतीब ये प्रोग्रेशन है। कॉमा कॉमा करके इसके जो टर्म्स होती हैं, इसको हर इंडिविजुअल को कहा जाता है टर्म। ये नोट कीजिएगा सही जगह। बेस बन गई चैप्टर की तो इंशाल्लाह फिर ये अच्छा जल्दी होगा। टर्म यानी कि ये पहला जो A है ये फर्स्ट टर्म है, A + D जो लिखा हुआ ये सेकंड टर्म है। अब ये जो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म होती है इसको इस तरह लिख दिया जाता है A1, A2, A3, और जो आखिरी होती है nth टर्म इसको AN लिख दिया जाता है। अब गौर करें तो इसके हर टर्म में एक D का इजाफा हो रहा है। ये D कहलाता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इसलिए कहते हैं कि ये हर दो लगातार कंसेक्यूटिव टर्म में मुश्तरका होगा, कॉमन होगा। इसको निकालने का तरीका ये होता है कि आप सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें या थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर दें, कंसेक्यूटिव लगातार। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दें, ज़बानी करें, A + D - A कट जाएगा, D बचेगा। A + 2D में से A + D को माइनस करें, A कट जाएगा, 2D - D, D बचेगा। इसलिए ये हो गई एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एरिथमेटिक सीक्वेंस। अब इसका ये जो A + n-1 इंटू D है, इसको कहते हैं nth टर्म। nth टर्म फार्मूला एक होता है, इस फार्मूले को याद कर लें, इस पे ये पूरी एक्सरसाइज चलेगी। ये पूरी एक्सरसाइज इस फार्मूले पर, इसको nth टर्म फार्मूला या जर्नल टर्म फार्मूला कहते हैं। ये जो लिखा है nth टर्म, यही nth टर्म है और इसी को ही जर्नल टर्म फार्मूला भी कहते हैं। जर्नल टर्म इसलिए कि हम इससे कोई भी टर्म या एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का काम कर सकते हैं। अब इसमें सारे सिंबल्स पता हो तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। A फर्स्ट टर्म हो गया, D कॉमन डिफरेंस हो गया, N नंबर ऑफ टर्म्स के टोटल टर्म्स कितनी हैं, 10 हैं, 12 हैं, 17 हैं, और AN वैल्यू ऑफ टर्म है यानी nth टर्म, उसकी कीमत। इसी को लास्ट टर्म भी कहते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस देख लें कुछ। 4.2 है। अब क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 6, 7, 5 थोड़ा बड़ा सवाल है, इंशाल्लाह इसके बाद वाले पार्ट में हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है इफ़ A, क्वेश्चन भी लिख दिया मैंने आपके आसानी के लिए, इफ़ AN - 3 = n-5 फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। वो कह रहा है कि अगर AN - 3 ये हो तो इसकी nth टर्म मालूम करें। अभी मैं आपको बता चुका हूँ थ्योरी में कि AN का मतलब होता है nth टर्म। तो अब अगर AN nth टर्म है तो उससे पिछली वाली AN-1 हो जाएगी, उससे पिछली an-2 हो जाएगी एंड सो ऑन। समझ में आ गया? तो इसका मतलब हो गया कि ये an-3
रिवर्स में चौथी टर्म है, an लास्ट, an माइनस 1 सेकेंड लास्ट, an माइनस 2 थर्ड लास्ट, an माइनस 3 फोर्थ लास्ट। अब उसने पूछी nth टर्म है, nth टर्म मतलब an पूछ रहा है। अब इसकी टेक्निक क्या हो, इसकी टेक्निक ये है कि आप n को n+3 से बदल दें ताकि +3 -3 कट जाए। समझ में आई बात? जैसे यहाँ पे कभी n-2 दिया हो तो n+2 से बदल दें, 2 कट जाएगा। अब इसमें जल्दी से पुट करें, +3 -3 कट गया, राइट पे भी n की जगह n+3 रखना पड़ेगा, 2n + 2 3 6 5 2n + 1 nth टर्म। बच्चों वाला सवाल, लेकिन ये है वार्म अप क्वेश्चन। अब है असली सवाल, ध्यान से। फाइंड 20th टर्म ऑफ सीक्वेंस, 20th टर्म। इस x से परेशान नहीं होएगा, कभी गिनतियों में होगा, कभी x में होगा, कभी y में होगा। अब मैंने आपको थ्योरी जो बताई है, a हो गया इसका 1 फर्स्ट टर्म, d जो कॉमन डिफरेंस सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करें, 2 - x - 1, तो 2 - 1 से 1 हो गया, 1 - x। और 20th टर्म पूछ रहा है तो इसका मतलब n20 है, 20th टर्म पूछ रहा है। ये पक्का कर लें कि an का मतलब वैल्यू होगी टर्म की और n का मतलब तादाद होगी, गिनती होगी कि कितनी टर्म्स हैं। सही है? तो अब जल्दी से पुट कर दें, a की जगह 1, d की जगह 1 - x, 20 - 1 हो गया 19, 19 का ब्रैकेट खोल दें, 19 × 1 = 19, 19 × 1 = 19x, 1 + 19 20 होता है, 20 - 19x इज़ द 20th टर्म। लेकिन याद नहीं कीजिएगा, ये चैप्टर मज़ेदार तो है लेकिन कभी तंग भी करेगा। वो कहते हैं फाइंड द 10th टर्म, मेरे पास तो 20th टर्म का सॉल्यूशन है। फाइंड द 15th टर्म, तो ये बदलते जाइएगा, n को 15, a और d नहीं बदलेगा तो उसने सीक्वेंस को नहीं बदला, कभी सीक्वेंस भी बदल दे। यहाँ पे 3 - 2x की जगह कर दे 2 - 3x, नो टेंशन। उसूल पे चलिएगा कि d निकालना सर ने सिखा दिया है, उससे आ जाएगी वो रिक्वायर्ड टर्म। क्लियर? एक्सीलेंट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। इसमें 3 पार्ट है, मैंने 2 कर दिए, तीसरा बिल्कुल लाइक है, खुद ट्राई कीजिएगा। अब इसमें कह रहा है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, विच टर्म आ गया ना, विच टर्म यानी इसमें n पूछ रहा है, विच टर्म कौन सी टर्म। यानी अगर यहाँ पे स्टूडेंट हैं तो 1 2 3 करके 5वां स्टूडेंट, 10वां स्टूडेंट, यानी कि टर्म पूछ रहा है नंबर। a हो गया -15 फर्स्ट टर्म, d सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करें, -9 -15 तो -9 + 15 6, ठीक है। इस 75 टर्म की वैल्यू दे रहा है लास्ट टर्म की 75, तो nth टर्म हो गई an। ये तो थ्योरी पक्की हो गई ना, लास्ट टर्म nth टर्म an। अब विच टर्म में n पूछ रहा है, nth टर्म फार्मूला लगाएं जल्दी से। अच्छा, यहाँ पे एक बारीकी है, सीखें, एरो लगा दिया मैंने। 6 1 ज़ा 6 1 ज़ा, ब्रैकेट मत खोलिएगा, भटक जाएंगे। 15 इधर ला के प्लस करें, क्लियर। 6 को ब्रैकेट से पीछे लिख दें क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, पहले लिख दिया। अब 6 को डिवाइड में ले जाएं, क्रॉस मल्टीप्लाई, वरना 6n ज़ा 6n आ जाएगा। n की जो है वैल्यू निकालनी है, खामाखाई में सवाल को लंबा करेंगे। तो 90/6 आगे देखिए कट गया, n अकेला हो गया, n प्लस -1 इधर आके +1 हो गया। यानी इसी सीक्वेंस को अगर हम 16th टर्म तक ले जाएंगे तो 75 एक वैल्यू होगी उस टर्म की। अच्छा, ये रेड पेन से मैंने क्या लिखा हुआ है आप लोगों के लिए कि 2 तरह की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है। एक इंक्रीजिंग एपी होती है, इंक्रीजिंग एपी वो होती है जिसका डी बढ़ रहा हो, जैसे कि -15 से -9 बढ़ा है, -9 से -3 बढ़ा है, पता है ना, माइनस की छोटी गिनती बड़ी होती है। तो देखें अगला, इसमें अगर 6 प्लस करूँ तो -3 में 6 प्लस करूँ तो -2 -1 0 1 2 3 पॉजिटिव साइड पे चले गए। फिर 3 में 6 प्लस करूँ 9, यानी ये एक इंक्रीजिंग एपी है, ये एक इंक्रीजिंग एपी है। समझ में आई बात? अब इसी के बरक्स ऐसी एपी देखें जिसकी अगली टर्म पिछले से छोटी हो, 5 से 2 छोटा है, 2 से -1 छोटा है, एंड सो ऑन। तो इसका अंदर ये डिक्रीजिंग एपी हो गई। सर ये क्यों बता रहे हैं फालतू की बातें? फालतू की बात नहीं है बेटा, ये MCQs वगैरह में काम आएगा। इस चैप्टर में MCQs बहुत सारी हैं। अच्छा, शुरू की जो 3 एक्सरसाइज 4.2 इसलिए करा रहा हूँ, 4.1 MCQs है, 4.2 3 4 एरिथमेटिक की है, ठीक है। इसके बाद की एक्सरसाइज ज्योमेट्रिक की होंगी, वो बाद में देखेंगे। अब अगले पे आ जाए, बिल्कुल लाइक क्वेश्चन है। ए हो गया 5, D 2 - 5 से, अब देखिए छोटे में से बड़ा माइनस करेंगे, D माइनस का आएगा। इससे तय होगा डिक्रीजिंग एपी है तो D माइनस का आएगा, इंक्रीजिंग एपी होगी तो D प्लस का आएगा। क्लियर? ये थ्योरी भी नोट करते रहें। अब पुट करें वैल्यूज़, वही वाली टेक्निक चलाइएगा। 5 इधर ला के माइनस करें, -3 से ब्रैकेट नहीं खोलिएगा, -3 डिवाइड में ले जाएं, माइनस माइनस कट गया, 3 3 ज़ा 0 1 बचा, -1 इधर आके हो गया 1 + 31
यानी इस सीक्वेंस को इस तरह चलाता रहूँगा तो 31st पोजीशन पे जाके एक टर्म आ जाएगी जिसकी वैल्यू होगी -85। इसका तीसरा पार्ट ट्राई करके बताइएगा ज़रूर कि क्या पोजीशन है। हो गया? इसी तरह का ये आसान है। आखिरी देख लें आज के लेक्चर का, इसके बाद 2 सवाल इंशाल्लाह अगले पार्ट में कराऊंगा, ताकि क्योंकि आज थ्योरी थोड़ी बताई है तो उसमें आपका दिमाग कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि अगले क्वेश्चन इंशाल्लाह जल्दी जल्दी हो। अब इसमें कह रहे हैं फाइंड द nth टर्म। nth टर्म जैसा सवाल हम कर चुके हैं, लेकिन अब इसमें फिर nth टर्म में फ़र्क क्या है? इसमें हल्का सवाल था, ये थोड़ा भारी है। भारी कैसे? गौर से देखें इसको। अगर मैं इसको AP सोचूं तो नहीं है AP, क्योंकि 6/7 का स्क्वायर 36/49, 11/7 का स्क्वायर कैलकुलेटर से करें 121/49, 16/7 का स्क्वायर 256/49, यानी ये AP नहीं है। क्योंकि माइनस किया, ये देखें इक्वल नहीं आ रहा, इक्वल आना चाहिए ना, D सेम, तब ये कॉमन डिफरेंस सेम होने पे AP होती है। क्लियर? तो अब इसको हम पहले सवाल बनाएंगे, तो लिखा री राइट द सीक्वेंस। क्वेश्चन बनाएंगे सीक्वेंस। अब स्क्वायर को स्प्लिट कर सकते हैं, आपने पढ़ा, ऊपर स्क्वायर नीचे स्क्वायर अलग अलग हो गया। क्लियर? अब इसके अंदर के 6 को 11 को 16 को अलग से लें, क्योंकि स्क्वायर लेंगे तो फिर वही 36 121 आ जाएगा, जो कि एक दूसरे का डिफरेंस बराबर नहीं है। अब 6 11 16 ये एक AP बन गई। चेक करें कैसे? 11 - 6 5, 16 - 11 5। अब बनी ना AP, यानी सवाल बनाया। ओके, अब डेटा बनाएं। A 6 हो गया, D 11 - 6 5 हो गया, और nth टर्म चाहिए तो n हो गया। nth टर्म जब पूछेगा तो n की शक्ल में आंसर आएगा, n की शक्ल में आंसर आएगा, और कोई पर्टिकुलर टर्म गिनतियों वाली होगी तो गिनती में आंसर आएगा। अब फॉर्मूला लगाएं। याद हो गया ना फॉर्मूला? an = a + n - 1 × d, a + n - 1 × d। 6 रखें a की जगह पे, d की जगह 5, वही टेक्निक चलाइए। अच्छा, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट क्यों खोला और यहाँ पे? क्योंकि इसमें जो चीज़ चाहिए वो राइट पे ही है, तो राइट सॉल्व करना पड़ेगा ना, सिंप्लीफाई। तो 6 - 5 1, 5n ये, तो ये nth टर्म नहीं हुई, आंसर नहीं है। रुके भाई 1 मिनट, ये तो हमने सवाल बनाया था, अब सवाल को मर्जर करेंगे ना। ये तो 6 11 16 की सीक्वेंस आ गई, यानी अब स्क्वायर का मतलब उसके सीक्वेंस का स्क्वायर हो जाएगा, तो nth टर्म का स्क्वायर हो जाएगा। ये नीचे के 7 स्क्वायर को हमने छोड़ा हुआ था, याद है ना, क्योंकि वो कॉमन था, उस पर कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, तो 7 स्क्वायर का ये रहा। तो शुरू में अपने मतलब से स्क्वायर को तोड़ा, अब अपने मतलब से इसको जोड़ा, तो ये हमारी nth टर्म हुई इस गिवन सीक्वेंस की रिक्वायर्ड। 5n + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 7 का होल स्क्वायर, ताकि बन जाए ये हमारा क्वेश्चन ओरिजिनल। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ रहे होंगे, फ़ायदा दे रहे होंगे। नया चैप्टर है, साथ रहिएगा, लंबा चैप्टर है। फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ में आप क्या लेक्चर देखना चाहते हैं अगले फीडबैक में बताइएगा ज़रूर। सेहत और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। तब तक अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।